पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अगर ना आए तो मेरा नाम बदल के जो रखना चाहते हो रख देना। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द्विघात बहुपद आपको दे रखा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन भी कीजिए। ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है। तो सबसे पहले देखो, हम लिखेंगे शून्य बोला है ना, तो यहाँ लिखेंगे शून्य के लिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 4 नंबर में। ठीक, जब भी शून्य बोलता है तो जो भी बहुपद है उसको हम रख देते हैं शून्य के बराबर। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0, शून्य के बराबर रख दिया। अब हमें क्या करना होता है? x² के गुणज को और अचर पद को गुणा करना होता है, गुणनखंड विधि। ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करने पे कितना आ रहा है? 12। फिर देखो घटाने का चिन्ह, घटाने, फिर देखते हैं इसका गुणज, कुछ नहीं है तो 1 होता है कि घटाने पे 1 आए तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 4 तिया 12, 4 में से 3 घटाओगे 1 आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक है, तो यहाँ जब भी घटाने का चिन्ह हो माइनस लगा दें। 4x कितना घटाना? 3x, बाहर से क्या है? माइनस के 4। अब हम क्या करेंगे? माइनस से अंदर गुणा कर दोगे, ब्रैकेट के अंदर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक हो गया, ये चिन्ह लगाते रहना आप लोग। अब हमें क्या बनाना है? जोड़ा बनाना है। यहाँ से एक जोड़ा बना, यहाँ से दूसरा जोड़ा बना। अब हमें क्या लेना होता है? उभयनिष्ठ। यहाँ से कम x का भागा दोनों में जा रहा है। उभयनिष्ठ क्या होता है? वो छोटी से छोटी संख्या जिससे भागा दोनों में जा रहा हो। तो x का भागा दोनों में जाएगा तो x² से एक x बाहर, x बचेगा और ये संख्या 3 बचेगा। माइनस से तो माइनस लगा दिया, x बाहर आ गया, यहाँ से 4 बचा। प्लस चिन्ह है, लगा दिया। यहाँ से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता है तो हम 1 निकालते हैं उभयनिष्ठ, और जब 1 निकालोगे पूरी की पूरी वही संख्या आ जाती है। सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, पूरी एनसीईआरटी वाली, इसके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। अब हमें क्या करना है? अब आप देखेंगे कि भैया यहाँ पर और यहाँ पर सेम टू सेम चीज़ है। अगर सेम टू सेम है यानी कि आपने सही किया है, आपका सही हो रहा है। अगर यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, तो आपने गड़बड़ कर दी है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो जो 2 बार होते हैं उसे हम 1 बार लिखते हैं, गुणनखंड बनाते हैं। जो 2 बार है उसे आप 1 बार लिखोगे, और जो उभयनिष्ठ है चिन्ह के साथ उसे हम दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये गुणनखंड बन गया। अब एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, तो माइनस का ये जो 4 इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का 4, और ये जो 3 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा मेरे भाई? बट्टे में आ जाएगा। उसके बाद अब इसको 0 मान लेना है। यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस का 1 उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 1। ठीक है, तो ये हमें हमारे क्या मिल गए? शून्य मिल गए। इसको अल्फा बोल दो, इसको बीटा बोल दो। पहला आंसर तो आ गया। शून्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, शून्य हमें मिल गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? क्योंकि हमारा जो बहुपद है px, वो हमको दे रखा है 3x² माइनस के x माइनस के 4। ठीक है, यहाँ a क्या है? a आपका होता है x² का गुणज, b क्या होता है? x का गुणज। जब गुणज कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। चिन्ह भी ध्यान रखिए, माइनस का 1, और जो अचर पद है वो हमारा क्या? माइनस के 4 है। तो पहले जांच पे आ जाओ। नंबर 1 क्या है? पहली जांच, शून्य को का योगफल। ठीक है, जिसका जो सूत्र होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, दोनों शून्य को जोड़ोगे तो वो माइनस के b/a के बराबर होता है। अल्फा का मान हमारे पास है 4/3, बीटा का मान है माइनस का 1। 4/3 और बीटा का मान है माइनस का 1। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया। और बी का मान हमारे पास क्या है मेरे भाई? माइनस का 1, और ए का मान हमारे पास है 3। देखो 3 एकम 3, लॉस आ गया, इसकी गुणा इसके साथ 4 एकम 4, प्लस गुणा माइनस माइनस, 3 एकम 3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 4 में से 3 घटाओगे 1/3, इधर भी क्या आ गया? 1/3। दोनों तरफ क्या है? समान है, बराबर है। तो हमारी जांच क्या हो रही है? संतुष्ट हो रही है।
दूसरी जांच पे आ जाओ, पहली जांच हो गई, दूसरी जांच पे आ जाओ। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, जिसका सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टा ए, सी बट्टा ए। अल्फा का मान हमारे पास है 4/3 और ए का मान है माइनस का, सॉरी बीटा का मान है -1। फिर आपका सी आपके पास है -4 और ए का मान है 3, ठीक है। इधर देखो 4 1 4 माइनस का बट्टे में 3, इधर भी क्या -4 बट्टे में 3, दोनों तरफ क्या आ गया समान। तो जांच हमारी क्या है संतुष्ट है। तो ये क्वेश्चन हमारा बड़े आराम से बन गया। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मेरा दावा है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। कह रहे हैं दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। तो उल्टा मान लेते हैं, हल में आ जाओगे, उल्टा मानोगे। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये एक परिमेय संख्या है और हर एक परिमेय संख्या जो होती है उसको हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर बट्टे का मान 0 नहीं होता, क्यू का मान 0 नहीं होगा। उसके साथ साथ जो पी और क्यू होते हैं वो हमारे पूर्णांक होते हैं। तथा अगर हम पी और क्यू का HCF निकालें तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब लॉजिक क्या होता है ऐसे प्रश्नों में कि अंडर रूट को एक तरफ रखो और बाकी सबको दूसरी तरफ। तो √2 यहाँ रहेगा, पी बट्टा क्यू यहाँ पर है, ये 3 गुणे में है, इतना के क्या हो जाएगा बट्टे में। इसको आप समीकरण नंबर 1 मानो। आप जानते हो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो, वो हमेशा परिमेय रहता है। पी बट्टे क्यू एक परिमेय संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को 3 से भाग देंगे तो परिमेय ही रहेगा। तो कुल मिला के ये क्या है मेरे भाई, यह है परिमेय और ये क्या है अपरिमेय। किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर लगने पे वो क्या होता है, अपरिमेय होता है कि नहीं। तो क्या अपरिमेय क्या परिमेय कभी बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। एक मियान में 2 तलवार कभी नहीं रह सकती, है ना। तो हम लिखेंगे चूंकि पी बट्टा 3 क्यू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपरिमेय और परिमेय कहीं बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। समीकरण 1 से हम यहां बोलेंगे कि भैया √2 और √2 और ये पी बट्टे 3 क्यों, ये कभी भी क्या नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते। अगर परिमेय संख्या हमने माना है तो इसको क्या आना चाहिए था, बराबर आना चाहिए था। तो ये तो बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। अगर हमारी अवधारणा गलत है इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 3√2 परिमेय नहीं है, तो ये क्या अपरिमेय। इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ऐसा आपको एग्जाम में लिखना है और मेरे से लिख के ले लीजिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा 100%, जो भी मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 6 नंबर में हर साल पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर में कह रहे 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों से बनी संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या, 2 अंकों से बनी संख्या है ना। तो मान लेता हूँ मैं ये इकाई का अंक x मान लेता हूँ और दहाई का अंक में y मान लेता हूँ। ये इकाई है
और ये दहाई है। तो यहाँ लिखोगे माना इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक क्या है, y है। ये हमने मान लिया। इसलिए संख्या का जो वास्तविक रूप होगा, संख्या का वास्तविक रूप जो होगा, दहाई मतलब 10, 10y, इकाई मतलब 1x, तो 1 को लिखा नहीं जाता गुणे में, ये हो जाएगा। ये संख्या का वास्तविक रूप होगा। अगर हम संख्या को पलट दें कि x के जगह पर y और y की जगह पर हम x कर दें, तो पलटने पर संख्या क्या आएगी, पलटने पर संख्या क्या होगी, 10x प्लस y होगी। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्न में। प्रथम शर्तानुसार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है कि संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है। यानी इस अंक को और इस अंक को अगर हम जोड़ दें तो कितना आता है, 9 आता है। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई किसके बराबर है भैया, 9 के बराबर। ये हमारी पहली शर्त से हमको हमारा पहला समीकरण आराम से मिल गया। अब आ जाइए द्वितीय शर्तानुसार में। द्वितीय शर्तानुसार यानी कि द्वितीय शर्त के अनुसार क्या बोला गया है, द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ना प्रश्न को। कह रहे हैं यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या, ये वाली संख्या मूल संख्या यानी कि जो पहले थी उससे कितना अधिक होता है, 27 अधिक है। मतलब ये संख्या बड़ी है। ठीक है, जो पलटने पर हमें ना बड़ी संख्या मिलती है। 10x प्लस ये जो संख्या है ना, ये मूल संख्या से, मूल संख्या क्या थी हमारे पास, 10y प्लस x, उससे कितनी अधिक है, 27 अधिक है। तो छोटे वाले में जोड़ा जाता है तब जाके बराबर होता है। मेरे पास 9 रुपये हैं, तुम्हारे पास 3 रुपये हैं, तो मेरे पास तुम्हारे से कितने रुपए ज़्यादा हैं, 6 रुपये ज़्यादा हैं। तो छोटे वाले में मैं 6 रुपये जोड़ दूंगा तभी तो दोनों तरफ बराबर आएगा। तो छोटे वाले में जोड़ा जाएगा 27। ठीक है, और फिर बराबर आएगा। अब क्या करना है, x और y को एक तरफ लेके आओ, प्लस का y इधर आके माइनस का y होगा, और प्लस का x इधर आके माइनस का x होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 27 है। 10x में से एक x घटाओगे 9x बचेगा, और माइनस के 10y में से प्लस का y घटाओगे माइनस के 9y बचेगा। फिर देखो यहाँ से 9 उभयनिष्ठ है, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9 गुणे में इधर के पट्टी में आ जाएगा, 9 3 27, यानी कि हमें मिलेगा x माइनस वाई कितना, 3। समीकरण नंबर 2 दूसरे कंडीशन से ये मिल गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 को और समीकरण 1 को विलोपन विधि से हल करना है। आपको आपका उत्तर मिल जाएगा समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से हल करो। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 3। यार जगह नहीं बच रही ना, तो जोड़ देते हैं। प्लस का वाई माइनस का वाई कटा, x और x क्या हो जाएगा, 2x, और 9 3 कितना हो जाएगा, 12। 2 गुणे में इधर के पट्टी में आ जाएगा, 2 छंग 12। x का मान क्या आ गया, 6। चूंकि पहले समीकरण में रख दो x प्लस वाई, हमारे पास कितना है, 9 है, तो x का मान 6 रख दोगे, प्लस का 6 इधर के माइनस का 6 हो जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा, 3। इसलिए संख्या हमारे पास क्या थी, पहले y था फिर हमारे पास x था। तो y का मान हमको कितना मिला है, 3, x का मान कितना मिला है, 6। तो वो संख्या कितनी होगी, 36 होगी। वो संख्या कितनी होगी मेरे भाई, 36 होगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है 6 नंबर में। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगला जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पक्का आएगा, वो है माध्यिका ज्ञात कीजिए। यही सेम टू सेम क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, हर साल आ रहा है सेम क्वेश्चन। माध्यिका ज्ञात करने के लिए आएगा ही आएगा।
तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो टेबल बनाएंगे, वर्ग अंतराल, ठीक है, बारंबारता और संचयी बारंबारता, ये हमें लिख लेनी है अच्छे से। यहाँ हमारा आएगा वर्ग अंतराल, फिर यहाँ बारंबारता और संचयी बारंबारता। यहाँ पर बारंबारता को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए एफ से लिखा जाता है, और संचयी बारंबारता को अंग्रेजी में कहते हैं कम्युलेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसीलिए इसको सी एफ से दर्शाया जाता है। देखो यहाँ एक चीज़ नोटिस करनी है कि 25 पे ख़त्म हो रहा है तो 25 से स्टार्ट होना चाहिए, वर्ग अंतराल ठीक होने चाहिए, नहीं तो हम आगे हल नहीं कर पाएंगे। तो वर्ग अंतराल हमारा सही है, तो वर्ग अंतराल लिख देते हैं 10 से 25, फिर है 25 से 40, फिर है 40 से 55, फिर है 55 से 70, फिर है 70 से 85। सिंपल सा क्वेश्चन है, हर साल के बोर्ड एग्जाम में आ जाता है 4 नंबर में। बारंबारता है 3, 10, 20, 13 और 7, 13 और 7 20, 20, 40, 50 और 3 53, यही है ना, 20, 40, 50, 3 53, इन सबको जोड़ोगे 53 आएगा। यहाँ लिखेंगे कुल, और f के कुल योगफल को हम n से दर्शाते हैं। संचयी बारंबारता पहला वाला वैसे के वैसे लिख दे, अब नीचे वाला जोड़ोगे, 3 में 10 जोड़ोगे क्या आ जाएगा 13, 13 में 20 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 33, 33 में 13 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 46, 46 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 53। तो यहाँ पे जो होता है यहाँ पे भी वही होना चाहिए, ठीक है कैलकुलेशन। अब हमें क्या करना होता है, n/2 निकालना होता है। अब n/2, n कितना 53 बट्टे में 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 26.5 आया है। तो आपको CF में 26.5 से ज़्यादा ढूंढना है, जो सबसे पहली बार आएगा। ज़्यादा तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो पहली बार मिलेगा उसमें ढूंढो। 26.5 से ज़्यादा क्या होता है CF में 33 है, इसी सीध में आ जाओ, 20 है तीसरे नंबर पर, इसी सीध में आपको क्या मिल जाएगा ये। अतः ये आपका F का कॉलम में मिलता है, और जहाँ से आपने ढूंढा था उसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है CF होता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः माध्यक वर्ग, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि ऐसा पूरा दे देगा, बोलेगा माध्यक वर्ग बताओ, तो ऐसे ही कैलकुलेट करके माध्यक वर्ग निकालना होता है। माध्यक वर्ग क्या होगा 40 से 55, माध्यक वर्ग हमारे पास है 40 से 55, इसलिए माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L का मान क्या हुआ 40, उसके बाद F का मान हमारे पास कितना है 20, और H का मान हमारे पास कितना है, कितने कितने का अंतर है सब में, 10 से 25, 25 से 40, 15 15 का अंतर है, प्लस के 15। अब हमें जो बोला है माध्यक निकालो, वो हम फटाफट निकाल देंगे। क्या निकालना है माध्यक, चलो आ जाओ माध्यक के सूत्र में। माध्यक को हम माध्यिका भी कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं, और इसका सूत्र होता है L + n/2 माइनस का CF गुणा H बट्टे में F, ठीक है, ये बोला जाता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। L का मान हमारे पास कितना है मेरे भाई 40, n/2 हमारे पास है 26.5, और CF का मान हमारे पास है 20, और H का मान हमारे पास है 15, और F का मान हमारे पास है 20, ठीक है। 26.5 से 20 घटाएंगे क्या आ जाएगा 6.5, 15 गुणा 20, ठीक है। तो काटो इसको, ये कटेगा 5 चक्कू 5 दिया, गुणा करो 40, 3 ही बचे 15, हासिल लगा 1, 3 संग 18 और 1 19, बट्टे में 4, 4 से काटो, 4 चक्कू 16, 3 बचा 35 हो गया, 4 8 32, 4 8 32, 2 बच गया, 4 चक्कू 16, 3 बचा, ठीक है, 4 8 32, 2 4 5 20, ठीक है। तो आपको क्या करना है 40 में जोड़ देना है 4.85, तो ये हो जाएगा 44.85। ये हमको हमारी माध्यक
या माध्यिका, जो भी आप बोलोगे, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम है, माध्य, माध्यिका, माध्यक, इनमें प्रश्न आएगा ही आएगा बहुलक पर। ठीक है, 3 टॉपिक में से 2 टॉपिक के क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आते ही आते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बंधित करता है। तो चाप की लंबाई बतानी है और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी बताना है। शानदार क्वेश्चन है, आपको मैं चित्र बना के दिखाऊं तो ये केंद्र चाप, ये चाप है ए से लेकर बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये चाप की लंबाई क्या होगी ये बताना है। हमारे पास जो कोण हमको दे रखा है वो क्या दे रखा है, 60 डिग्री, और जो त्रिज्या हमको दे रखी है वो दे रखी है 21 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया। पहले चीज पे हमको यहाँ लिखना है, एग्जाम में जैसे लिखना है बिल्कुल वैसे लिखाऊंगा। दिया है हमको क्या दे रखा है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या। त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं क्योंकि त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहा जाता है, इसीलिए आर से दर्शाया जाता है। आर का मान क्या है, 21 सेंटीमीटर। हमको क्या दे रखा है, कोण थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना, पहला चीज, पहला निकालना चाप की लंबाई। चाप की लंबाई जिसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे में 2 पाई आर। थीटा का मान है 60, बट्टे में 360, 2 पाई का मान, पाई का मान 22/7 रखो। जब कुछ नहीं बोला है तो क्या रखो, 22/7 रखो, 22/7। और त्रिज्या हमको क्या दे रखा है, 21। 7 तिया 21, 0 से 0 घटा, 6 छंग 36, 3 दूनी 6, 2 एक कम 2 एक कम, 11 दूनी 22। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 22 सेंटीमीटर, पहले वाले का आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर। अब आ जाओ सेकंड वाले पार्ट में, हमें क्या निकालना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये जो त्रिज्याखंड आप देख रहे हैं ना, लाल लाल मैंने कर दिया है, इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सेकंड वाले में आ जाओ, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र होता है वो होता है थीटा बट्टे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लग जाता है पाई आर स्क्वायर, और चाप बोलेगा तो क्या लगेगा, परिधि वाला 2 पाई आर। ये अंतर होता है। अब हमें मान रखना है, मान रखो थीटा बट्टे 360 गुणे में पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी कि आर 2 बार गुणे में है, 21 गुणा 21, 7 तिया 21, 6 छंग 36, 3 दूनी 2 एक कम 2 एक कम, 11 गुणा 21, 11 एक कम 11, हासिल लगा 1, 11 दूनी 22 और 1 23। आंसर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि tan a का मान 15 है तो sin a का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन 1 नंबर या फिर 2 नंबर में आ सकता है, तो इसको हम 2 तरीकों से भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है, देखो आप जानते हो, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये उधर 10 बोला है ना, 10 का मतलब लंबटे कर्ण। तो हमें क्या दिया है, हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था उस साल ये आया था, 8 tan a बराबर 15। तो tan a का मान क्या होगा, 8 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। तो यानी कि ये हमारा ऊपर वाला क्या है, लंब, और ये हमारा क्या है, आधार। हमें डाटा पता चल चुका है, एंगल ए ही है, ए में दे रखा है और ए में ही निकालना है। तो जो लफड़ा होता है ना कि भाई 90 अंश का यह है तो ये वो नहीं रहे यहाँ पर, वो दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो इस डाटा को प्राप्त करके हम बना लेंगे चित्र। ठीक है, हमारे पास जो ये लंब है कितना है, 15 है,
अरे भाई मेरे 15 लिखने दे, ये 15 लिखने नहीं दे रहा हमको, ये 15 है, ये है लंब। और हमारे पास जो आधार है, आधार कितना है हमारे पास 8। हमको क्या नहीं मालूम, हमको क्या नहीं पता, कर्ण नहीं पता, तो कर्ण निकालेंगे। यहाँ लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है भाई पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है जी। तो आधार क्या है मेरे पास 8 है, लंब क्या है 15 है, 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225, जोड़ेंगे तो 289। हमें कर्ण निकालना है, कर्ण स्क्वायर इधर, कर्ण निकालने के लिए मुझे वर्गमूल लेना पड़ेगा 289 का, जो कि होता है 17। 17 पे हमारा कोई खतरा नहीं, क्या आ गया 17 आ गया। जो तीसरी भुजा में नहीं मालूम थी वो हमने आराम से निकाल ली। अब हमसे बोला है भाई ने क्या कि भाई साइन एन निकाल के बता क्या होगा। तो भाई साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण। तो लंब का मान हमारे पास क्या है 15 और कर्ण का मान हमारे पास क्या है 17। आंसर है 15/17। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप बोलेंगे भाई दूसरा मेथड बता तू, दूसरा मेथड तो बता, पहला मेथड तो तूने बता दिया बड़ी चौड़ में, ये तो हमें भी याद है। दूसरा मेथड क्या है? तो देखो मेरे भाइयों, दूसरा मेथड क्या है ये देखिए। दूसरा मेथड आपका दिमाग बोलेगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, चीज़ों का अच्छा नॉलेज है, सारे सूत्र पता है, तो दूसरा मेथड आपका दिमाग फटाफट बोलेगा। देखो हमारे पास 10a क्या है, 10a हमारे पास है 15/8। तो 10 का उल्टा क्या होता है कॉट। 8 ऊपर आ जाएगा 15 नीचे आ जाएगा। तो बोलोगे भैया तुमने कॉट क्यों निकाला, कॉट थोड़ी ना पूछा है, क्या पूछा है साइन पूछा है। तो अगर मेरे को कॉट मिल गया तो मैं कॉट की मदद से साइन निकाल सकता हूँ, क्योंकि कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो कॉसेक निकल रहा है यानी कि साइन निकल रहा है। तो देखो आप जानते हो चूंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब मान रखो कॉट का मान क्या 8/15। ठीक है, इधर कॉसेक स्क्वायर है, ये ध्यान रखिएगा। हल करते हैं, 8 64, 15 का वर्ग 225। ठीक है, इधर क्या हमारा कॉसेक स्क्वायर, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा 225 और 1 का 225 एकम 225, इसकी गुणा इसके साथ 225 एकम 225 और इसकी गुणा इसके साथ, इसके बट्टे में कुछ नहीं देख ले लिया 64 एकम 64। कॉसेक स्क्वायर है, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 289 और नीचे आ जाएगा 225। वर्गमूल निकालूंगा तो यहाँ आ जाएगा कॉसेक। 289 का वर्गमूल क्या होता है, 289 का वर्गमूल होता है 17। ठीक है, क्या होता है 17 बट्टे में क्या है 15 यार, बट्टे में क्या है 15। तो ये हो गया कॉसेक। हमको कॉसेक नहीं भैया, हमको तो का चाहिए, हमको चाहिए साइनवा। तो साइनवा का होता है, साइनवा होता है का कॉसेक का उल्टा। तो 15 जो नीचे है वो आ जाएगा ऊपरी और जो ऊपर है वो आ जाएगा निचली। ठीक है जी, तो आंसर हो जाएगा 15/17। यहाँ पे भी हमारा आंसर 15/17 है और यहाँ पे भी हमारा आंसर 15/17 है। तो मैंने दोनों विधि से आपको बता दिया। अब आपको जो अच्छा लगे आप अपने एग्जाम में लगा के हल कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। इस आंकड़ों का हमें माध्य भी निकालना है और इसी आंकड़ों का हमें बहुलक भी निकालना है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं बहुलक, फिर हम बताएंगे माध्य, दोनों चीज निकालेंगे। तो सबसे पहले बहुलक बहुत आसान है और बहुलक हर साल एग्जाम में आता ही आता है, कभी कभी 4 नंबर में, कभी कभी 6 नंबर में भी आ जाता है। सूत्र याद होना चाहिए बस, L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। क्लास 10th अगर आप यूपी बोर्ड हो, अगर आप बिहार बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, दुनिया भर के जिस भी हिंदी मीडियम बोर्ड से क्यों ना हो, ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, गारंटी के साथ है। मोस्ट रिपीटेड
क्वेश्चन है जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में आता ही आता है। वेरी वेरी वायरल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देखिए अब हमें क्या करना है, बारंबारता कॉलम को हम एफ से दर्शाते हैं। हमें क्या नोटिस करना है मेरे भाई, हमें नोटिस करना है क्या 20 पे खत्म हो रहा है, 20 से स्टार्ट हो रहा है। तो वर्ग अंतराल पहली चीज हमें देखते हैं, नोटिस करते हैं, जो कि सही है, जो जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढो। सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, 12, जिसे हम F1 कहते हैं। इसके बाद वाला इसको हम F2 कहते हैं, और इसके पहले वाले को हम F0 कहते हैं। जहां से आपको बड़ा वाला मिला है उसी के ऊपर वाला ये हमारा बहुलक वर्ग है। ये सब लिख के दिखाना पड़ेगा, ये बहुलक वर्ग है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है 1 नंबर में, बहुलक वर्ग क्या होगा, तो ये बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग की निम्न, ठीक है, निम्न क्या होता है 40, नीचे वाला ये हो गया। h कितना है, कितने कितने का अंतर है, 40 से 50 के बीच में 10-10 का अंतर है। सारे मान हमको मालूम है, अब सारे मान उठाओ सूत्र में रख दो। l का मान क्या है भाई मेरे 40, F1 का मान है 12, F0 का मान है 10 और h का मान है 10 बट्टे में 2F1, 12 दूनी 24 हो जाएगा, डायरेक्ट रख दिया। F0 है 10 और F2 है हमारा, क्या बात है, दोनों 10-10 आ रहे हैं, ये भी 10 है और ये भी 10 है, ठीक है। तो हल कर लेते हैं, 40 यहाँ से 2 बचेगा, 2 ढाई 20 और ये होगा 24 में से 20 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 पंजे 20, तो 40 + 5 आंसर आ जाएगा 45। तो जो बहुलक होगा मेरे भाइयों वो हमको मिलेगा कितना, 45, 45, ठीक है जी। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको इसी, लाइट चली गई है ना, अब इन्वर्टर हमारा कभी भी बंद हो सकता है, यही तो प्रॉब्लम है। मैं लाइव नहीं पढ़ा पा रहा हूँ डिजिटल बोर्ड में, यही इश्यू है कि मैं लाइव पढ़ाने का टाइमिंग क्या होता है, घंटों घंटों तक पढ़ाते हैं लगातार लाइव, और जैसे ही मैं लाइव पढ़ाने जाता हूँ क्या होता है कि 10 मिनट 15 मिनट पढ़ा लिया, लाइट जैसे ही गई उसके 2-3 मिनट के अंदर पूरा शट डाउन हो जाता है, और शट डाउन होगा तो पूरी लाइव स्ट्रीम बेकार हो जाएगी। इन्वर्टर भी मैंने लगा रखा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ से क्या वायर सर्किट क्या प्रॉब्लम है, नया इन्वर्टर लगाया है अलग से, फिर भी पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। डबल बैटरी का लगाया है, इलेक्ट्रिशियन को भी बुला के ला के दिखा दे, उसको समझ में ही नहीं आ रहा भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। तो वर्ग देखो यहाँ बोला है माध्य निकालो, माध्य निकालने की 3 विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। अगर किसी विधि का उल्लेख करेगा तो आपको उसी विधि से ही हल करना है, अगर नहीं बोला है तो आपकी मर्जी है जिससे भी आप हल करो। जैसे x का और f का मान अगर बड़ा होता है, x का मान अगर बड़ा होता है तो या तो कल्पित माध्य विधि लगाओ या पग विचलन विधि लगाओ। पग विचलन विधि तभी लगती है जब अंतर समान होता है ना, या अगर अंतर समान नहीं है वर्गों का तो हम पग विचलन विधि नहीं लगा सकते, ठीक है मेरे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आ जाएगा वर्ग अंतराल, ये आ जाएगी बारंबारता, ये आ जाएगा आपका वर्ग चिन्ह, और ये आपका आ जाएगा f गुणा x का कॉलम। क्या हुआ, तो ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं वर्ग अंतराल, ये बारंबारता, वर्ग चिन्ह, और ये आगे fx। वर्ग अंतराल हमारे पास है 10 से 20, 20 से 30, छोटा छोटा लिख रहे हैं ताकि पूरा आ जाए, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, कहाँ तक जा रहा है 80 तक, 70 से 80, ठीक है जी। और f हमको दे रखा है 4, 8, 10, 12, फिर से 10, फिर से 4, फिर से 2। x कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़ोगे आधा करोगे 30 हो जाएगा, 30 का आधा 15, सब में 10-10 का अंतर है, अब 10-10 जोड़ते जाओ, इसमें 10 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 25, 35, ठीक है। 35 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ से 45, 55, कितने हैं 3 और 4, 7 है ना, 3, 4, 5, फिर आपका आ जाएगा 65, 75, 4 और 3 7, ठीक है, ये हो गया। अब x के मान देखो बड़े बड़े आ रहे हैं तो क्या लगा दो, कल्पित माध्य लगाओ, यही सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहाँ x को इरेज करो, आपको और भी कॉलम चाहिए होगा,
अभी आपको निकालना पड़ेगा डी। डी क्या होता है, एक्स माइनस ए, और यहाँ कॉलम लगेगा एफ डी का। ए कैसे निकालते हैं, ए आपका होता है एन बट्टे 2 पद, किसमें, एक्स में। तो एन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बट्टा 2 यानी कि 3.5 भाग देंगे। 3.5 का मतलब होता है चौथा पद, ठीक है। 0.5 होने पे बढ़ा लेते हैं अगला पद। तो यहां से क्या आ जाएगा, ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, देखो चौथा पद क्या है हमारे पास, 45 आ जाएगा चौथा पद। तो हालांकि कैलकुलेट करके निकाला है हमने, तो माना करके लिखना होता, माना ए 45। अब हर एक एक्स में से क्या घटा ना, 45, 15 में से 45 घटाओगे माइनस के 30। अब 10 10 जोड़ते जाओ, सब में 10 10 का अंतर था। यहाँ आ जाएगा माइनस के 20, यहाँ माइनस का 10, 0 10 20, और यहाँ आ जाएगा 30। 0 फर्क नहीं डालता ना पीछे 0, ये तो एग्जैक्टली -3 -2 -1 के बराबर ही है। अब गुणा करना है एफ और डी की, 4 तियाँ 12, पीछे 0, 8 दूनी 16, पीछे से 0, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 नेगेटिव का, 12 गुणा 0 0, फिर 10 को 10 से गुणा करोगे 100 आ जाएगा, 4 को 20 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, और 3 दूनी 60, 30 दूनी 60 आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये देखो पॉजिटिव वाले हैं और ये नेगेटिव वाले हैं, हमें सिग्मा एफ भी चाहिए होगा, यहाँ कुल लिखोगे, जोड़ के देखो मेरे भाइयों। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 2 और 8, ये हो गए आपके 10 20, ठीक है 20, और 4 4 8 8, और ये 12, कितना हो गया 20 20, कहाँ से क्या कर दिया यार। यहाँ देखो ये 4 और ये 2, ये आपके हो गए कुल मिला के 10, ठीक है, और 10 हो गए, क्या हौच पौच कर रहा हूँ मेरे भाई मैं, ठीक है। ऐसे मत करना मेरी तरह, आप ऐसे करो, सिंपल जोड़ो, नॉर्मल जोड़ो, ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। ऐसे जोड़ो, इकाई के नीचे इकाई, देखो 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, हासिल लगा 2, ऐसे जोड़ो, 2 आ गया, 1 2 3, 3 और 2 5, 50 आ गया, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, क्या हो गया 0, 6 और 2 8, हासिल लगा, कुछ हासिल नहीं लगा, और ये हो गया 380 माइनस का, पॉजिटिव का क्या है 0, 8 और 6 14, पॉजिटिव का 200, तो ये आ जाएगा 0, 8 में 4 घटाएंगे 4, 140 बचेगा माइनस का, सही है ना, माइनस का 140। अब माध्य निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी गुणा सिग्मा एफ। ए का मान हमारे पास क्या है, ए हमने माना है 45, एफ डी हमें मिला है माइनस के 140, और ये है एफ का मान 50, 0 से 0 घटा 45 प्लस इंटू माइनस माइनस 14 बट्टे 5, 5 दूनी 10, ठीक है 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 2.8, 45.0 में से 2.8 घटा दोगे 42.2 आ जाएगा आंसर। ये हमको हमारा क्या मिल जाएगा, माध्य मिल जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, क्या निर्धारित कीजिए कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है, यदि ऐसा है तो मूलों को द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा। तो देखिए हमें क्या दिया है, दिया है क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण। समीकरण हमारे पास क्या है, 9x² प्लस 7x माइनस के 2 बराबर 0, ये हमको दे रखा है। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, ए के स्थान पर ए क्या होता है, x² का गुणज जो कि है 9, बी क्या होता है x का गुणज जो कि है 7, चिन्हों का भी हमें ध्यान रखना है, और सी क्या होता है अचर पद जो कि हमारे पास है -2। मूलों की प्रकृति जब भी पूछा जाता है हमें क्या निकालना पड़ता है भाई मेरे, विविक्तिकर। तो हम निकालेंगे यहाँ पर विविक्तिकर,
इसलिए हम निकालेंगे विविक्तिकर। विविक्तिकर को अंग्रेजी में कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट, इसीलिए इसको डी से दर्शाया जाता है और इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। क्या? बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी कितना है? 7 है, 7 का वर्ग 4, ए का मान है 9 और सी का मान है माइनस के 2। तो 7 7 49, नेगेटिव गुणा नेगेटिव पॉजिटिव, 9 दूनी 18, 18 चौके 72। ठीक है, 9 2 11, हासिल लगा 1, 7 4 11 और 1 12, 121 आ गया। चूंकि डी का मान धनात्मक है, डी का मान धनात्मक है, इसलिए मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होगा। जो पहला प्रश्न में काम करने के लिए बोला था कि वास्तविक होगा, वो हमने दिखा दिया। अगला क्या बोला है कि द्विघात सूत्र से हल करके दिखाओ। तो यहां लिखेंगे द्विघात सूत्र, जिसे हम श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं। ठीक है, हमारे जो गणितज्ञ हैं श्रीधराचार्य जी, उन्होंने ये नियम बनाया था। तो नियम क्या कहती है कि x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टे में 2a। डी मतलब ये बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, सूत्र में मान रखिए बी का मान है 7, डी हमने निकाला 121, 2a का मान कितना है 9, तो ये आ जाएगा माइनस के 7 प्लस माइनस 121 का वर्गमूल 11, 9 दूनी 18, 9 दूनी कितना आ गया 18 आ गया। ओके, अब एक बार हम यहाँ लेंगे प्लस का चिन्ह, एक बार लेंगे माइनस का चिन्ह। तो यहाँ लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर क्या होगा माइनस के 7 प्लस के 11 लेंगे। यहाँ से प्लस माइनस है ना, दो चिन्ह, तो यहाँ से हम प्लस का लेंगे। बट्टे में क्या 18, 11 में 7 घटाएंगे 4 बचेगा, 2 दूनी 4, 2 9 18। तो हमें जो पहला मूल मिलेगा वो मिलेगा 2/9, पहला मूल। ठीक, अब हम ले लेंगे माइनस का चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है, माइनस चिन्ह ले लेंगे। तो x यहाँ पर क्या माइनस के 7 और प्लस माइनस से ये चिन्ह हमें लेना है माइनस 11/18। तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 11 माइनस के 7 माइनस के 18/18, 18 एकम 18। ठीक है, माइनस का 1। तो हमें जो दूसरा मूल मिलेगा वो मिलेगा माइनस का 1। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा आपको। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, जो आपके 4 नंबर में या फिर 2 नंबर में एग्जाम में आ सकता है, आएगा जरूर। कह रहे हैं दिखाइए कि 4 की पावर n, जहां स्मॉल n प्राकृतिक संख्या से आ रहा है, कि कोई संख्या कभी भी अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है, ये हमें बताना है। तो देखो हम कोई भी संख्या है, देखो यहाँ पर लिखा है 4 की पावर n, तो इसे दिखाना है क्या कभी ये इकाई के स्थान पर 0 आएगा या नहीं आएगा। किसी भी संख्या के अगर इकाई के स्थान पर 0 होगा तो उसका रूप पता है क्या होता है, यहाँ लिखोगे यदि संख्या का गुणनखंड, यदि संख्या का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप हो तो, 2 की पावर n का रूप हो तो संख्या 0 पर समाप्त होती है। ठीक है, तब जाके 0 पे समाप्त होती है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको कोई भी संख्या आपको दी हुई, जैसे यहाँ 4 दिया हुआ है, तो संख्या का जब आप गुणनखंड करोगे तो कम से कम 1 बार 2 और 1 बार 5 का होना अनिवार्य है। अगर ऐसा 1 बार से ज़्यादा आएगा चलेगा, लेकिन कम से कम 1 बार 2 1 बार 5 होना चाहिए ही चाहिए। अब हमें दे रखा है 4, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 4 का गुणनखंड करोगे तो 2 कितनी बार है 2 बार है। अच्छा 2 तो आ गया, 5 का है, 5 का है मेरे भाई, 5 है नहीं,
तो आप क्या लिखोगे, चूंकि संख्या का गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n का रूप नहीं है, इसलिए 4 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, किसी भी n जो आ रहा प्राकृतिक संख्या n के लिए। ठीक है, ये हम मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से एग्जाम में लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में या फिर 4 नंबर में आएगा ज़रूर। अगला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 4 या फिर 2 नंबर में आ सकता है। कह रहे 10a प्लस बी 1 के बराबर है, 10a माइनस बी 1/√3 के बराबर है, और a और b को अगर हम जोड़ देते हैं तो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें दिया हुआ है, हमें क्या दिया है, 10a प्लस बी बराबर 1। ठीक है, ये दिया है। और दूसरा हमें क्या दे रखा है, 10a माइनस बी बराबर दे रखा है 1/√3। ठीक है, तो इधर 10 है, बराबर लगा है, तो इसका मान भी हमें 10 में सोचना पड़ेगा। इस तरफ क्या हमारा 10a प्लस बी, इसका मान 10 में सोचोगे, 10 45 का मान होता है 1, तो 10 से 10 कटा, a प्लस बी आ जाएगा आपका 45 डिग्री, पहला समीकरण। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, 10a माइनस बी हमें दे रखा है 1/√3, इधर 10 है, बराबर है, इसका मान भी हमें 10 में सोचना पड़ेगा। 10 30 का मान होता है 1/√3, 10 से 10 कटा, तो a माइनस बी बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेना विलोपन विधि से। समीकरण 1 व 2 से क्या है, पहला वाला a प्लस बी बराबर 45 और a माइनस बी बराबर 30, जोड़ो, प्लस माइनस बी कटा, a और k क्या हो जाएगा 2a, और ये हो जाएगा हमारा 75। ये 2 गुणे में, इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, तो 75/2 काटोगे, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, a का मान आ जाएगा 37.5 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या करना है, a के मान को उठाकर इस वाले समीकरण में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। हम जानते हैं a प्लस बी हमारे पास है 45 डिग्री, a का मान आया 37.5, हमें b का मान निकालना है, तो ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 37.5। आपको क्या करना है, 45 को मैं लिख सकता हूँ 45.00, हमें घटाना 37.5, घटा दीजिए, 5 14 में 7 घटाएंगे 7 बचेगा, तो जो b का मान आएगा वो आएगा 7.5 डिग्री। कितना आ जाएगा, 7.5 डिग्री। ओके, ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, शानदार क्वेश्चन है। कह रहे के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण ये वाला और ये वाला 2 समीकरण आपको दे रखा है, अद्वितीय हल हो कोई हल ना हो, उनकी कंडीशन के हिसाब से के का मान बताना है। तो देखो मेरे भाई, तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, पहले वाले कंडीशन में a1/a2 का मान कभी भी बराबर नहीं होता b1/b2 के। ठीक है, a1 क्या होता है, x का गुणज के, a2 क्या होता है दूसरे वाले x का गुणज 3, b1 क्या होता है y का गुणज पहले वाले का 2, और अगले वाले y का गुणज क्या है, कुछ नहीं है, 2 1 है, 3 से गुणा कर देंगे, है कि नहीं, के 1 कम के और 3 दूनी 6, तो के का मान क्या नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए। अब कोई हल ना हो, यानी कि समांतर रेखा की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2
बराबर नहीं होता C1/C2। 3 कंडीशन होती है, 3 में से किसी भी कंडीशन में क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो A1 क्या है K, A2 क्या है 3, B1 क्या है y का गुणज पहले वाला 2, और इधर क्या है y का गुणज कुछ नहीं तो 1। C1 प्लस का 5 इधर के क्या हो जाएगा माइनस, और C2 प्लस का 5 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 1। हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2 ले लेंगे बराबर, क्या हो जाएगा K/3, यहाँ लिख देना जब K/3 किसके बराबर 2/1, तिरछे गुणा करोगे K कम K और 3 दूनी 6, तो इस स्थिति में K का मान क्या होगा 6 के बराबर होगा। आराम से हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे बिना हल किए निम्नलिखित समीकरण के मूलों के लक्षण बताइए। मूलों के लक्षण बताने हैं, यानी कि भैया क्या हमें निकालना पड़ेगा डी विविक्तिकर, और विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है B² माइनस के 4AC। आप कहोगे भैया आपने ये कैपिटल में क्यों लिख दिया, अभी तक तो आप स्मॉल में करवा रहे थे। तो मैंने जानबूझ के किया, क्योंकि ये जो समीकरण में देखो ABC स्मॉल दिख रहे होंगे आपको, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा। तो देखो यहाँ प्रश्न में A के स्थान पर क्या है, A क्या होता है x² का गुणज, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, A² है A की जगह पर, फिर B के जगह पर क्या है 4A है, और C के जगह पे क्या है अचरबद 4 है। इस सूत्र में रख देंगे हम B का मान 4, 4A², फिर आपका 4, A कितना है आपका A², और C कितना है आपका 4, तो 4 चक्कू 16 A², 4 चक्कू 16 A², कितना आ गया 0। चूंकि D का मान 0 है, D का मान 0 है, इसलिए मूल वास्तविक तथा समान होगा। मूल वास्तविक तथा क्या होगा समान होगा। ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 2 नंबर या फिर 1 नंबर में तो आएगा ही आएगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल इतना हो। ऐसा एक प्रश्न आपको दिया होगा, दिया है आपको, क्या दिया है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग क्या है -3, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या दे रखा है 2। हमें निकालना क्या है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है, जिसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब हम मान रख देंगे x², शून्यकों का योगफल क्या है -3x, शून्यकों का गुणनफल क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3x प्लस 2। बहुपद पूछा है, कई बच्चे क्या करते हैं बराबर 0 लगा देते हैं, जैसे ही बराबर 0 लगाओगे वो समीकरण हो जाएगा। आपसे समीकरण नहीं पूछा है, बहुपद पूछा है। मिल गया, 1 नंबर का एक प्रश्न या 2 नंबर में आएगा जरूर 100%। कह रहे अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं कि इसका मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति जब मान याद होगा तभी इसे आप कर पाओगे। 5 है, ठीक। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 वर्ग है तो वर्ग लगा दो, प्लस फिर क्या है sec 30, sec 30 क्या होता है cos 30 का उल्टा, cos 30 क्या होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। tan 45 का मान 1 होता है, और cos 90 का मान क्या होता है 0 वर्ग, तो ये हो गया 5, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग करेंगे अंडर हट गया, 1 का वर्ग 1 और ये 0, तो ये हमें मिल गया 5/4, 4 चौको 16/3 माइनस का 1, लॉस ऑफ आ जाएगा 4 3 12, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने 1 ले लिया, भाग दोगे आप, 4 3 12, 3 बार गया 3 बचे 15, 3 चौके 12, 4 बार गया 16 चौके 64, 1 12 12 बार गया 12 1 12, तो ये आ गया 4 और 5 9, 6 और 1 7 में से हम 12 घटा देंगे बट्टे में 12, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 7 में से 1 घटाएंगे 6, 67/12।
आंसर क्या आ जाएगा? 67/12। ऐसा एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा। अगले बिंदु पे आ जाते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न एक्चुअली प्रमेय है, प्रमेय 10.2, प्रमेय 6.1, प्रमेय 10.2। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। दोनों में से एक जरूर है, दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे, क्योंकि बोर्ड पेपर में कई सारे सेट्स बनते हैं। आपके नसीब में कौन सा सेट है कह नहीं सकते। तो जो मैं बोल रहा हूँ प्रमेय 6.1 और 10.2, इन दोनों में से एक प्रमेय आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, फंसेगा ही फंसेगा। तो देखो हमारे पास क्या है, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। बाहर बिंदु हमने ले लिया ए से हमने क्या खींची, दो स्पर्श रेखा, एक AP और AQ। हमें सिद्ध करना है इनकी दोनों की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखो हमने यहाँ लिखेंगे, हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या कि AP किसके बराबर है, AQ के बराबर है। यह हमको सिद्ध करना है। ठीक है, बराबर जब भी बात आती है, यानी कि आपको क्या करना है, सर्वांक्षम दिखाना है, रचना करनी पड़ेगी। हम रचना में क्या करेंगे, P से O को मिलाएंगे, O से Q को मिलाएंगे और A से O को मिलाएंगे। तो जो रचना करोगे आप यहाँ लिखना पड़ेगा, रचना क्या लिखोगे रचना में कि भाई PO OQ और AO को मिलाया, ये रचना की हमने। ठीक, उसके बाद हम जानते हैं, चूंकि प्रमेय 10.1 से तुम क्या जानते हो, क्या जानते हो कि भैया जो स्पर्श रेखा होती है और ये क्या त्रिज्या होती है, इसके बीच में 90 अंश का कोण बनता है। ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या, इसके बीच में कितने का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। तो कोण Q और कोण P क्या होंगे, 90 अंश के होंगे। कोण P और कोण Q दोनों के दोनों बराबर होंगे, और क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 अंश के हैं। जहां जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे और फिर विश्वास करेंगे। ठीक है, अच्छा आपने एक चीज पढ़ा होगा, कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। अगर आपका कर्ण बराबर है, समकोण दो समकोण त्रिभुज है अलग अलग, उनका कर्ण बराबर है और एक आधार बराबर है, कोई भी और एक दूसरी भुजा बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, दोनों में कर्ण क्या है, उभयनिष्ठ है। ये 90 है, ये 90 है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो वही बात हम यहाँ रखेंगे। त्रिभुज APO तथा त्रिभुज AQO में सिमेट्री बहुत जरूरी है, AQO में। ठीक है भाई मेरे, क्या हो जाएगा, देखो भाई सबसे पहली चीज PO किसके बराबर है, OQ के बराबर है। PO बराबर है OQ, क्यों क्यों बराबर है ये, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। उसके साथ साथ दोनों में AO बराबर है AO, क्योंकि AO भुजा क्या है, उभयनिष्ठ, और AO भुजा क्या है, दोनों का कर्ण। उसके साथ साथ कोण P बराबर है कोण Q के, कोण P बराबर है कोण Q के, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। अतः कौन सा नियम लगेगा, जब भी बात होगी 90 डिग्री की, तो बात यहां लिखते हैं RHS द्वारा। किस नियम द्वारा, RHS द्वारा त्रिभुज APO सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AQO के। ठीक है, सर्वांगसम दिखा दिया। अब फिर यहाँ के लिखोगे, अतः CPCT से, अतः CPCT द्वारा, अतः CPCT द्वारा क्या हो जाएगा, AP इसके बराबर हो जाएगा AQ। अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो यहाँ से AP बराबर किसके हो जाएगा, AQ के। यही हमको क्या करना था मेरे भाई, सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में जरूर आएगा, 4 नंबर में पक्का आएगा ही आएगा, 100%। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, जो कि आपके एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा। वो क्या है, √3, √2, √7, √5
अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। 100% आपके एग्जाम में पक्का आएगा। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, उल्टा मानते हैं हमेशा। माना √3 एक परिमेय संख्या है। √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं दुनिया की हर एक परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर इस q का मान कभी भी 0 नहीं होता। उसके साथ साथ जो p और q होते हैं वो हमारे पूर्णांक होते हैं, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तथा जो HCF होता है p और q का, वो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर √3 को आपने परिमेय बोला है तो इन चीज़ों को वो मानेगा ही मानेगा। परिमेय होगा तो ये चीज़ होगी ही होगी। ठीक है, हम क्या करेंगे भाई, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे और कर देंगे तिरछी गुणा, तिरछी टोपी वाले। ठीक है जी, गुणा कर देंगे तिरछी, तो p एकम p और ये हो जाएगा √3q। आगे इतना, फिर हमें क्या करना है? वर्ग कर देना है दोनों तरफ। फिर यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर जो जो मैं करवा रहा हूँ, जो स्टेप्स करा रहा हूँ, ये करना ही पड़ेगा। पता है, कई बच्चे बोलते हैं सर ऐसा क्यों किया तुमने, वैसा क्यों नहीं किया? क्योंकि ये प्रमेय है। प्रमेय के जो स्टेप्स होते हैं वो फिक्स होता है, तुम उसको बदल नहीं सकते चाह के भी। कोई टीचर अगर बोलेगा ना कि भाई ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, मैं तो ऐसा करूंगा, तुम ऐसे करना, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये प्रमेय है। प्रमेय को हम ना तो उनके स्टेटमेंट को तोड़ जोड़ के लिख सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, अभी तो प्रमेय एक, आपके पूरी कक्षा के 10 के गणित में एक प्रमेय आया है। जब आप B.Tech BSc MSc पढ़ोगे ना तो ये न्यूमेरिकल छूट जाएंगे, सिर्फ प्रमेय आएंगे। प्रमेय 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 प्योर मैथमेटिक्स में। ठीक है, तब होगा खेल। वर्ग करोगे तो यह हो जाएगा p²। √3 का वर्ग करने पर √ हट जाता है, सिर्फ 3 आ जाएगा। और q का वर्ग क्या हो जाएगा? q²। गुणज में क्या है? q² के 3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि p² 3 से विभाजित है, इसलिए p भी 3 से विभाजित होगा। देखो, अगर 9 3 का वर्ग होता है, 3 से कटता है, तो 3 का 9 का जो वर्गमूल है 3, वो भी तो 3 से कटेगा। तो अगर p² 3 से कट रहा है तो p भी 3 से कटता है। ये हो गया। अब आपको दोबारा मानना है, यहाँ पे लिखोगे माना। ठीक है, क्या लिखवाना? p मानोगे, यहाँ पर संख्या 3 है, 3 लिखोगे, r लिख दोगे। फिर से आपको क्या करना है? वर्ग करना है। अगले स्टेप में आपको फिर से वर्ग करना है। वर्ग करने पर करो वर्ग। जैसे ही वर्ग करोगे तो p का वर्ग क्या हो जाएगा? p²। 3 का वर्ग हो जाएगा 9, r का वर्ग हो जाएगा r²। दोनों तरफ वर्ग कर दिया। हमें यहाँ पर p² का मान रखना होगा समीकरण 1 से। p² उठाकर यहाँ रख दोगे। ठीक है, चूंकि p² क्या है? 3q², यहाँ पर रखो। ठीक, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 गुणे में के बट्टे में आएगा, 3 3 9, तो q² क्या आ जाएगा? 3r² के बराबर। गुणज क्या है? 3 है, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे चूंकि q² 3 से विभाजित है, इसलिए q भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, आपने एक चीज नोटिस की, करोगे नोटिस कि भैया p भी 3 से कट रहा है, q भी 3 से कट रहा है। p और q दोनों 3 के 3 से कट रहे हैं, तो जो HCF है, जो मॉशअप है, वो कितना होगा? 3 होगा। वही मैं हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि p व q दोनों 3 से विभाजित है, इसलिए जो HCF होगा p और q का, वो कितना होगा? 3 होगा, जो कि 1 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। है क्या 1 के बराबर? नहीं है। अच्छा, हमने बोला, हमें पता है कि अगर ये परिमेय है तो HCF क्या देगा? 1। ये HCF कितना दे रहा है? 3।
यानी कि ये परिमेय नहीं होगा। अतः अतः यह हमारे अवधारणा के विपरीत है। ठीक है, मतलब जो माना था उसके विपरीत आ गया। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। यही हमको क्या करना था मेरे भाइयों, सिद्ध करना था। ठीक है, आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि भैया, माना वह भिन्न क्या होता है, अंश बट्टे हर के रूप में होता है। माना वो भिन्न x/y है, x/y है। ऊपर वाला हमारा हो गया अंश और नीचे वाला हमारा क्या हो गया भाइयों, हर। ठीक है, फिर आ जाएंगे हम प्रथम शर्त में क्या बोला है कि आपके पास जो भिन्न है, एक भिन्न 1/3 होते जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। अंश मतलब ऊपर, अंश में जब एक घटाओगे तो ये क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तिरछी गुणा कर दो, 3 से गुणा करोगे 3x, 3 एकम 3 और y एकम y। x और y को एक तरफ लाओ, प्लस का y इधर के क्या होगा, माइनस का y, और माइनस का 3 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो पहले शर्त से हमें पहला समीकरण मिल गया। ठीक है, अब आ जाइए द्वितीय शर्तानुसार। यहां लिख देता हूं मैं, द्वितीय शर्तानुसार या द्वितीय शर्त से क्या बोला है कि आपके पास जो भिन्न है, जब उसके अंश से घटाया जाता है तो 1/3 होती है, और 1/4 होती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर मतलब नीचे, जब नीचे 8 जोड़ोगे तो वो कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। ठीक है, तिरछी गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4x, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है, y + 8 एकम y + 8। ठीक है, प्लस का x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का y इधर आके माइनस का y हो जाएगा, और ये हो गया 8। समीकरण नंबर 2, y का गुणज समान है, विलोपन विधि से हल कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। पहला समीकरण क्या है, किसी को भी ले लो, 4x - y = 8, और अगला है 3x - y = 3। समान चिन्ह होने पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और घटाने पे चिन्ह बदलता है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस भाई कटा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। 8 में से 3 घटाएंगे तो कुछ दिक्कत तो आ रही है मेरे भाई। 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में घटाया जाता है। 3x - 3y, y इधर आ गया, प्लस का 3 इधर आ गया। ठीक है, और उस हर में 8 जोड़ा जाता है तो 1/4 हो जाती है, 4x। ठीक है, प्लस का y इधर के माइनस का y हो गया, ये हो गया 8। ठीक है, 4x - y = 8, 3x - y = 3। घटाया तो चिन्ह बदल गया, 4 में से, अच्छा हम ही गलत कर रहे हैं, तो देखो, नजर हटी दुर्घटना घटी, इसीलिए तो मैं कहता हूँ देखो, 4 में से 3 घटाएंगे तो एक ही x बचेगा ना, और 8 में से 3 घटाएंगे 5। इसलिए हमेशा रीचेक जरूर किया जाता है। आप कितने ही बड़े विद्वान ना क्यों ना हो, हम हैं तो इंसान ही, और गलती इंसान से ही होती है। तो खुद पे कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। मैथ के पेपर में हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक नज़र हाथों हाथ रीचेक कर लेना है, क्या पता मिस्टेक हो गई हो और हमें पता नहीं लग रहा हो। एक्स का मान आप समीकरण 1 में रख दो, चूंकि 3x माइनस के y कितना है, 3 के बराबर है, तो प्लस का 3 इधर के माइनस का 3 होगा, माइनस का y उधर के प्लस का y हो जाएगा। x का मान कितना है, 5 रख दो, तो 3 ही बचे 15 - 3। ठीक है, 15 में से 3 घटाओगे क्या आ जाएगा, 12। तो y का मान क्या आ जाएगा, 12।
x का मान क्या है 5, अतः भिन्न क्या थी भिन्न हमारी x बट्टे वाई, x का मान 5 और y का मान 12। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ बड़े आराम से मिल गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 नंबर या फिर 2 नंबर में आता है। कह रहे हैं व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या एक भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्या होती है मेरे भाई? जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। बस यही दिखाना है हमें। हमको क्या दे रखा है? हमको दे रखा है 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणे 11। ये संख्या हमें दे रखी है। तो कुछ उभयनिष्ठ जरूर होगा, कुछ उभयनिष्ठ जरूर होगा। 11 दोनों में है और 2 भी दोनों में है। 11 दूनी 22, साथ ही साथ बाहर ले लिया। 17 बचेगा, 5 बचेगा, 11 कम 11, 3 बचेगा, 2 तो बाहर आ गया था। 11 दूनी 22 पूरा बाहर आ गया, 1। जब पूरा बाहर आता है तो 1 आ जाता है। तो देखो अब गुणा करेंगे, ये तो हो गया 22, क्या हो जाएगा 5 दिया 15, 17 गुणे 15 प्लस 1। तो 15 से गुणा करेंगे, ठीक है। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, हासिल लगा 10, 15 कम 15 और 10 कितना हो जाएगा 25 प्लस का 1, तो 22 गुणे ये हो जाएगा 256। 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए। एग्जैक्टली सिर्फ अगर 2 होगा तो भाज्य अभाज्य होता है, अगर 2 से ज्यादा होगा तो भाज्य होता है। तो किसी के भी गुणा में मैं 1 लिख सकता हूं। तो यहां कितने हो गए? प्रथम गुणनखंड, ये हो गया द्वितीय गुणनखंड और ये हो गया तृतीय गुणनखंड, ठीक है। प्रथम द्वितीय तृतीय, तो आप क्या लिखोगे? चूंकि यहां 2 से ऐसे 2 ऐसे मत लिखो, शब्दों में लिखो। चूंकि यहां 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। इसीलिए क्या है? ये भाज्य संख्या है। सिंपल, आराम से बन गया आपकी आंखों के सामने, एकदम आसान प्रश्न था। कह रहे पी के किस मान के लिए, ये क्वेश्चन देख रहे हो अब लगातार पूछा गया है। पी के किन मानों के लिए समीकरण युग्मों का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कब होता है? जब उसकी प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है, तभी उसका केवल एक हल होता है। तो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। प्रश्नानुसार अद्वितीय हल के लिए अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है वो लिखिए पहले। वो होती है A1 बट्टे A2 बराबर नहीं होती है B1 बट्टे B2 के। अच्छा, A1 का मान क्या होता है? x का गुणज 4, और दूसरा A2 क्या, दूसरे वाले x का गुणज जो कि है 2। B1 क्या होता है? y का गुणज P, और दूसरे वाले का y का गुणज क्या है 2, वो हो गया B2। 2 दूनी 4, ठीक है। तिरछे गुणा कर देंगे तो P एक कम P बराबर नहीं होगा 2 दूनी 4 के, तो P का मान 4 नहीं होना चाहिए। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो दोबारा देखिए। अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं चित्र में पी एस बट्टे एस क्यू बराबर है पी टी बट्टे टी आर के, और जो ये वाला कोण है पी एस टी किसके बराबर है? पी आर क्यू की। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि ये जो त्रिभुज है पी क्यू आर
क्या है मेरे भाई, पी क्यू आर, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब दो भुजा आपको बराबर दिखानी पड़ेगी कोई, तभी बात बनेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और हम आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए क्या हो जाएगा, जो दिया है वो हम लिखेंगे। हमको क्या दिया है, पी एस बट्टे एस क्यू पी टी बट्टे टी आर क्यूब दे रखा है। ठीक है, भुजाओं का अनुपात समान होने पर प्रमेय 6.2 के अनुसार ये भुजा इसकी क्या हो जाती है, समांतर। अतः प्रमेय 6.2 से क्या हो जाएगा कि भैया एस टी समानांतर हो जाएगा क्यू आर के। ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगी इसका हम प्रयोग और इस्तेमाल करेंगे। जब ये भुजा इसके समांतर है तो ये रेखा क्या कर रही है, तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तिर्यक रेखा का काम कर रही है। जो कोण यहाँ होगा वही कोण क्या होगा, यहाँ पे होगा। एकांतर कोण युग्म है ना, समान होते हैं। तो उसके बाद हमको क्या दे रखा और दिया हमें ये, अच्छा इसकी मदद से जो हमें मिल रहा है कि ये जो कोण होगा पी एस टी, जो कोण होगा किसके बराबर होगा, पी क्यू आर के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसको मैं समीकरण मान लेता हूं, समीकरण नंबर 1। और हमको दिया क्या है कि जो पी एस टी कोण है वो किसके बराबर दे रखा है, पी क्यू आर के बराबर, पी आर क्यू के बराबर दे रखा है, पी आर क्यू के बराबर दे रखा है। समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, तुलना करना है। ये पी एस टी है, ये भी पी एस टी है, दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे, ये कोण इसके बराबर आ जाएगा। समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, कोण पी क्यू आर बराबर आ जाएगा पी आर क्यू के। ठीक है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण हमें को क्या मिल गया, बराबर मिल गया। किसी त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजा भी बराबर होती। कक्षा 9 में पढ़ा है आपने, याद है? आई डोंट थिंक आपको याद होगा, गिने चुने बच्चे हो जिनको याद होगा। अगर दो संगत कोण बराबर होते तो उनकी संगत ये भुजा भी क्या होती, बराबर। तो इसकी संगत भुजा क्या है, क्यू पी, और इसकी संगत भुजा क्या है, पी आर। ये क्या होगी, बराबर। आपने त्रिभुज की दो भुजा को क्या दिखा दिया, बराबर, यानी कि त्रिभुज क्या होगी, समद्विबाहु। अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे आ जाओ, कह रहे द्विघात समीकरण का विभक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है। तो ये प्रश्न आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, देखता हूँ कौन सा बच्चा इसका आंसर सही सही दे पाता है कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ आपके कमेंट का मैं वेट करूँगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा हर कमेंट का, कमेंट ज़रूर करना। ठीक, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में हर साल आ रहा है। सेम क्वेश्चन देखो लगातार पूछा गया 3 साल, इस साल आ सकता है। कह रहे सिद्ध कीजिए कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, तो फॉर्मेट थोड़ा सा प्लस में आ गया, बस यही है। तो उल्टा वही मानना होता है, माना 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अरे यार अपरिमेय लिख रहा हूँ, परिमेय संख्या। ठीक है जी, सॉरी बच्चों, हमें तो अपरिमेय सिद्ध करना है ना, तो परिमेय मानना पड़ता है। ओके, चलिए अब परिमेय मान लिया हमने, तो हर एक परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में होती है, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होता। उसके साथ साथ P और Q हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं।
उसके साथ साथ HCF जो होता है P और Q का, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये सारी बातें लिखनी ज़रूरी है, कई टीचर लिखवाते भी नहीं है। ठीक है, तो लिखना है मेरे भाइयों। कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है कि भैया आपको क्या करना है, अंडर रूट को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 यहाँ रहेगा, P बट्टे Q क्या एक परिमेय, 5 एक परिमेय, प्लस के अंदर के क्या हो जाएगा माइनस का। परिमेय से परिमेय घटाओगे तो परिमेय रहेगा। ये संख्या क्या है, परिमेय, और ये क्या है, अपरिमेय। तो क्या परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर हो सकते हैं, कभी नहीं। तो वही आप लिख दोगे, चूंकि P बट्टे Q माइनस के 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः समीकरण 1 से क्या अपरिमेय और परिमेय बराबर हो सकते हैं, कभी नहीं। तो यहाँ मना कर दोगे कि अंडर रूट 3 P बट्टे Q माइनस 5 के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये परिमेय वास्तव में होता तो इसको क्या होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए था, क्योंकि ये अपरिमेय तभी तो बराबर नहीं आ रहा है। यानी कि हमारी जो हमने जो माना था वो गलत आ गया, अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। क्वेश्चन में आ जाते हैं, हमें बोल रहे हैं अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, हल में आ जाते हैं। देखो हमको दे क्या रखा है, बहुपद दे रखा है, द्विघात समीकरण दे रखा है, समीकरण बोला है ना, द्विघात समीकरण हमें दे रखा है। क्या है द्विघात समीकरण, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ a के स्थान पर क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणज को हम a कहते हैं तो वो 2 है। b हमारे पास क्या है, x के गुणज को हम b कहते हैं जो कि माइनस के 3 है। और c हमारे पास क्या है, अचरपद जो कि है 5। ओके, ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, उस पर आ जाते हैं प्रश्नानुसार। हमने ए बी क्यों निकाला, अभी आपको पता चल जाएगा कि भाई हमने क्यों ऐसा किया। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। कम से कम एक अल्फा और कम से कम एक बीटा दोनों में से क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से एक अल्फा बचेगा और यहाँ से एक बीटा बचेगा। ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल, ये क्या है, शून्यकों का योगफल, जिसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है सी बट्टा ए और इसका होता है माइनस के बी बट्टा ए। तो ऊपर ऊपर आ गया माइनस के बी सी, नीचे आ गया ए का वर्ग। ठीक है, तो बी का मान क्या है हमारे पास, बी का मान है माइनस का 3 और सी का मान है 5 और ए का मान क्या हमारे पास 2 का वर्ग। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 ही बचे, 15, 2 दूनी 4, आंसर आ जाएगा 15/4। इतना आसान है, क्वेश्चन देख के कितना टफ लग रहा था, चुटकी में हल हो गया आराम से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है, बड़े नंबर में आता है, 4 नंबर में। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु -3, 10, 6, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु ये विभाजित करता है। अनुपात निकालने के लिए बोला है। हमारे पास एक रेखाखंड है, जो बिंदु पहला वाला जो बिंदु है वो है -3, 10 और ये जो वाला बिंदु हमको दे रखा है, ये दे रखा है 6, -8। इस बिंदु का नाम है ए दे देता हूँ, इस बिंदु का नाम है बी दे देता हूँ। यहाँ कहीं पर एक बिंदु है, मान लेते हैं पी, जो कि दे रखा है -1, 6। ये जो बिंदु है ना,
इसको किस अनुपात में विभक्त करता है, किन अनुपात में तोड़ रहा है, ये हमें बताना है। तो हम बोल देते हैं कि इसको ये m1 अनुपात m2 में तोड़ रहा है। यहां से लेकर यहां तक m1 और यहां से लेकर यहां तक m2, इसमें क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। तो ये मेरा क्या होता है मेरे भाई, x1 y1, ये होता है आपका x2, ये आपका y2, ये आपका x और ये आपका y। एक्चुअली बिंदु P क्या है, बिंदु P है आपका विभाजन बिंदु, विभाजित कर रहा है, टुकड़ों में बांट रहा है। ये क्या है आपका विभाजन बिंदु। प्रश्न में आ जाओ, फिर आप यहां लिखोगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो या तो आप x का ले लो या आप तो आपको y का ले लो, किसी का भी ले लो, आंसर आ जाएगा। चलो y का ले लेते हैं। y बराबर क्या होता है, m1 y2 m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। y निर्देशांक क्या है, 6 है। m1 हमें मालूम नहीं, पता नहीं। y2 हमारे पास है -8, m2 हमारे पास है कुछ भी नहीं, पता नहीं, और y1 हमारे पास है 10, बट्टे में क्या है m1 प्लस m2। ठीक है। अच्छा जी, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने एक ले लिया, तिरछे गुणा करनी है, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वही रहता है। तो ये आ जाएगा -8 m1 और ये हो जाएगा 10 m2, और 6 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6 m1 प्लस के 6 m2। ठीक है। तो m2 को एक तरफ रखो, प्लस का 6 m2 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 6 m2, और माइनस के 8 उधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 8 m1। तो 10 में से 6 घटाओगे 4 m2, और ये आ जाएगा 8 और 6 14 m1। 14 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, और m2 गुणे में था इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और बट्टे का मतलब क्या होता है, अनुपात, 2:7, और m1 अनुपात m2 क्या आ गया, 2:7 आ गया। बट्टे का मतलब क्या होता है मेरे भाइयों, अनुपात होता है। अब मैंने y को लेके किया, आप x को लेके भी करोगे ना तो यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। लिख लिया आपने। आपके लिखने के लिए मैं एकदम साइड हट जाता हूँ ताकि आप प्रॉपर लिख लिया करो आराम से, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आ जाता है। कह रहे हैं 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के जो अवनमन कोण है वो 30 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए क्या होगा। पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था बड़े नंबर में। तो सबसे पहले देखो, मीनार हो या फिर क्या बोला है, भवन हो, कहाँ खड़े रहेंगे, जमीन पे, हवा में तो लटकेंगे नहीं ना। तो पहले हम बना लेते हैं जमीन, ये हमारी धरती माता है। ठीक है। कह रहे 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अवनमन। यहाँ बड़ी बात आती है, लोग सोचते हैं मीनार है तो बहुत बड़ा होगा, भवन छोटा होगा। अवनमन कब बनता है, जब ऊपर से आप नीचे देखते हो, यानी कि भवन बड़ा होगा, आपकी मीनार छोटी है। ठीक है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। ये 60 मीटर, क्या है इतना, ये 60 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारी क्या है, मीनार है। यहाँ मैं लिख देता हूँ साइड में मीनार, और यहाँ पर हमारा क्या है, भवन है। सॉरी, मीनार थोड़ी ना, 60 मीटर हमारा भवन है। ये भवन है। ये मीनार का क्या है, शीर्ष है, और ये मीनार का क्या है, पाद है। ठीक है। तो कह रहे 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष, मीनार के शीर्ष और पाद, पाद जो पीछे से निकलता है वो नहीं, पाद मतलब पैर, ये का जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण बनाने के लिए इसके समांतर मुझे यहाँ से रेखा लेनी पड़ेगी। ले लिया। कितना कितना है, हमसे बोल रखा है कि एक 30 है, एक 30 है, और अगला कितना है, 60 है, अगला है 60, क्योंकि अवनमन और उन्नयन कोण में समान संबंध होता है। ठीक है, उस हिसाब से हमने चित्र बना लिया। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई मीनार है ना, मीनार की ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, h। ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 है। अगर ये h है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा, h ही होगा।
और अगर इस दूरी को मैं x बोलूं तो ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगी, x ही होगी। इतनी दूरी क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 60 है। 60 में से जैसे ही मैं इतना घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये दूरी आ जाएगी। ये दूरी हमारी क्या होगी, 60 माइनस के h। टोटल में से मैंने इतनी दूरी घटा दी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 60 माइनस h। समझ में आ गया ना? चित्र बना लीजिए आराम से। अब मैं नाम दे देता हूँ इसको A B C D M। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया। अब हमें क्या करना है, हल करना है। दो समकोण त्रिभुज बने, एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना होगा, एक समकोण त्रिभुज आपका बड़ा वाला बना होगा यहाँ पर ACD। दोनों समकोण त्रिभुज को आपको हल करना है, आपको आपका उत्तर हंसते हंसते आराम से मिल जाएगा। नियम क्या कहते हैं, जो एक मान आपको दिया होगा और एक मान आपको निकालना होगा, उसमें संबंध लगाते हैं। अब आप देखेंगे कि भैया हमें ये निकालना है h और ये पूरा ही इस लाइन में दे रखा है, तो दूसरी भुजा हम कौन सी ले लें? तो दूसरी भुजा उस स्थिति में वो वाली लेनी है जो दोनों समकोण त्रिभुज में उभयनिष्ठ हो। इसमें भी x आएगा और इसमें भी x आएगा, तो इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां जाते हैं पहले त्रिभुज ACD में। ठीक है, ये पता है, AC पता है और आपको CD चाहिए होगा क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये क्या है, आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा कितना है, 60। AC हमारे पास क्या है, 60। CD हमने क्या माना है, x। tan 60 का मान √3। ये तिरछी गुणा करोगे, ये √3 इधर बट्टे में आ जाएगा और इधर x हो जाएगा। अंडर का भी नीचे नहीं छोड़ दे, √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा भाग। √3 गुणा √3 सिर्फ क्या हो जाएगा, 3। 3 से काटोगे 3 दूनी 6 0, तो कुल मिला के जो x का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 20 √3। हमको x का नहीं, हमको h का मान चाहिए बबुआ, है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे अगले वाले समकोण त्रिभुज में आ जाएंगे ABM में। ठीक है, ABM में, त्रिभुज ABM में ये मान में आपको h दिख रहा है, ये लेंगे और ये मान अभी हमको पता चल चुका है तो ये लेंगे। ठीक है, AB बट्टे BM, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये क्या है, आधार। लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। AB कितना है हमारे पास, 60 माइनस h और BM हमने क्या माना था, x। और tan 30 का मान होता है 1/√3। तिरछे गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 60 माइनस के h गुणा √3। अरे भाई √3 रहने दो, वहां पर √3 ना कट जाएगा, √3 हम वही रखते हैं। x एक कम x बट्टे में √3। अब यहाँ पर हम x का मान रख देंगे। x का मान कितना आया है, 20 √3। रखो मेरे भाई यहाँ पर, √3 से √3 कट गया तो 60 माइनस h, यहाँ क्या आ गया 20, तो प्लस का 20 इधर के माइनस का हो जाएगा और माइनस का h इधर के प्लस का, तो h का मान क्या आ जाएगा, 40 मीटर। सही किया ना हमने कैलकुलेशन, बिल्कुल सही है। तो जो हमारी मीनार की ऊंचाई होगी वो होगी 40। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, 6 नंबर में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में एग्जाम में बार बार आ जाता है, कह रहे दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, दो संख्याएं, अब अंतर बोला है तो एक बड़ी संख्या होगी एक छोटी संख्या होगी। मैं बड़ी संख्या को x और छोटी संख्या को y मान लेता हूं, तो यहां लिखेंगे माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या क्या है, y है। फिर आ जाओ, दो संख्याओं का अंतर 26 है। प्रथम शर्त में आ जाओ, प्रथम शर्त से दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है।
बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, अंतर मतलब घटाना, बड़ी में छोटी घटाएंगे तो क्या आएगा, 26 आएगा। पहला शर्त, पहला समीकरण। अब आ जाइए द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में क्या है मेरे भाइयों, द्वितीय शर्त में ये बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। अब हम क्या करेंगे, x के मान को उठाएंगे और यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दो मेरे भाई। यहाँ पर x का मान क्या, 3y, और यहाँ पर ऑलरेडी है y 26, 3y में से 1y घटाएंगे 2y आ जाएगा। यहाँ रखा है x का मान समीकरण 1 में 26, और ये 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, बट्टे में 2 1 कम 2, 2 3 6, तो y का मान क्या आ जाएगा, 13। y का मान उठाकर हम यहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1 में 2 में, तो x का मान आ जाएगा। y हमारी छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या कितनी होगी, 13। चूंकि x बराबर हमारे पास है 3y और y का मान आ गया 13, तो 13 तिया 39, तो जो हमारी बड़ी संख्या होगी वो 39 होगी और छोटी संख्या हमारी 13 होगी। ओके, आराम से बन गया, बहुत ही आसान प्रश्न था और हर साल बोर्ड एग्जाम में बार बार आ जाता है। ये क्वेश्चन है, इसको हल करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। tan 30 का मान 1/√3, cosec 60 sin 60 का उल्टा होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है, तो ये 2/√3 होता है। tan 60 होता है √3, sec 30 क्या होता है, cos 30 का उल्टा, cos 30 का मान √3/2, तो ये होता है 2/√3। तो देखो कुछ कट पिट रहा है, बिल्कुल कट पिट रहा है, √3 से √3 कट गया, यहाँ से 2, √3 गुणा √3 सिर्फ 3, √ हट जाता है, यहाँ बचा 2, बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने 1 ले लिया, लॉस आ जाएगा 3, 3 1 कम 3, इसकी गुणा इसके साथ 2 1 कम 2 और इसकी गुणा इसके साथ 3 दूनी 6, 6 2 8, आंसर आ जाएगा 8/3। आंसर क्या आ जाएगा, 8/3। अगला क्वेश्चन है, हमसे बोल रहा है cos a का मान √3/2 है, तो sin 2a का मान क्या होगा, 2a, यहाँ a, अगर हमें ये a मिल जाए तो sin 2a हम निकाल लेंगे आराम से। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखो हमें क्या दिया है, हमको दिया है cos a है √3/2। अभी आपको मैंने सिखाया है, बताया है कि क्या अगर बराबर रहे तो दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक मान समान करने होते हैं। इधर cos है तो इसका मान भी cos में सोचना पड़ेगा। cos 30 का मान होता है √3/2, फिर क्या होगा, फिर आपका cos से cos कटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, a बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अतः हमको क्या निकालना है, sin 2a, तो sin a का मान कितना है, 30, तो ये हो जाएगा sin 60, और sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 आंसर। यानी कि जो cos 30 का मान होता है वही sin 60 का मान होता है। वेरी वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट था, आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन जो बहुत आसान और इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है, 1 नंबर में आया, 2 नंबर में आया, कि द्विघात समीकरण आपको देगा, बोलेगा कि मूल बराबर है तो k का मान m का मान ज्ञात कीजिए, हर साल एग्जाम में आता है। ठीक, तो प्रश्न में आ जाओ। यहाँ द्विघात समीकरण में a के स्थान पर क्या है, x² का गुणज 2, b क्या है, x का गुणज -5, और c क्या होता है, अचर बच जो कि है k। फिर आ जाइए प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला है, मूल समान है, मूल समान है। जब मूल समान होता है तो d का मान 0 होता है। d क्या होता है, b² माइनस का 4ac 0 होता है, मान रखेंगे। तो b का मान हमारे पास है -5,
क्या है भाई, -5 वर्ग। और ए का मान है 2 और सी का मान है के। ठीक है, तो 5 बचे 25, 4 दूनी 8 के। ठीक है, तो ये -8 उधर के क्या हो जाएगा, +8। 8 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो के का जो मान होगा वो क्या होगा, 25/8। कोई डाउट नहीं होगी। ठीक है, तो देखो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अभी ढेर सारे क्वेश्चन हम करेंगे, करने वाले हैं, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये सारे क्वेश्चन हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। मुझे चाहिए आपका प्यार और सपोर्ट, ताकि इन क्वेश्चन को कराने में मुझे मज़ा आए, आपको पढ़ाने में मज़ा आए। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, एनसीईआरटी, उदाहरण, क्वेश्चन बैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, सारा चीज़ फ्री में करा रखा है। चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।